आज कौन सी क्लास है? 10th। ठीक है, ये 10th क्लास हम जो चल रहे हैं ना, हमने जैसे जो भी क्लासें ली उसमें कई बार क्लासें बड़ी हो गई या एक क्लास में 2-3 टॉपिक भी हमने कवर कर लिए, तो उस हिसाब से हमने टॉपिक के हिसाब से क्लास को डिवाइड किया है ताकि वीडियो जो डल रहे हैं और जो क्लासेस हो रही हैं वो मैच करे। तो भैया हमारा 10th वीडियो डला हुआ है, डलेगा, ये मतलब 10th क्लास है। ठीक है, वीडियो डालने का मकसद क्या है कि तुम्हारे को भी ये बेनिफिट रहेगा कि तुम भी उसको देख सकते हो कि क्लास को हूबहू कि क्या था क्लास में। ठीक है, और अगर किसी को कुछ मतलब हमने तो पब्लिक कर दिया ना, अगर किसी को और को समझ में आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हमारी 10th क्लास है। अब मुझे फटाफट फास्ट एकदम रिवीजन बताओ, पहली क्लास कौन सी ली थी? ई का मतलब एस का मतलब, बी का मतलब, और आई का मतलब क्या नहीं बनना है? क्या बनना है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि पहला रीजन क्यों कि खुद की तो मर्जी चल नहीं पाती, और फिर उसके बाद वो कभी कुछ कर नहीं सकते अपने मर्जी की, कहीं जा भी नहीं सकते, मतलब घर में बंद रहना पड़ता है, उनको अपने बॉस के हिसाब से जीना होता है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा क्या है, जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम इसमें और एड ऑन करते चले जाओगे, पर अभी की एज के हिसाब से तुम्हारा ये रूल मतलब जो भी तुमने आकलन किया वो ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण होते हैं। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हो सकता है वो कहे कि नहीं नहीं गलत कह रहे हो, हम तो बहुत बढ़िया है। पर क्या है कि हर आदमी बहुत बड़ी सैलरी नहीं लेता है एम्प्लॉय होने में। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय कंफर्टेबल है या जिनका सपना था कि यार एक बार मेरी अच्छी जगह नौकरी लग जाए, तो वो तो हमारी बात को नकार देगा। पर ज्यादातर या जो नकार भी देगा 5 साल बाद वो भी ये फील करेगा कि यार मैं तो मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई भी कंपनी दुनिया में, कोई भी आदमी, कोई भी लाला, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो आपको जो भी सैलरी देती है वो मिनिमम 5 to 10 टाइम कम देती है, तब भी तो आपको सैलरी देती है। अगर वो आपसे 10 लाख रुपया कमाएगी तो आपको 1 लाख रुपया देगी या 2 लाख रुपए देगी। मतलब जब आपके अंदर 10 लाख रुपए का पोटेंशियल है तो आप 2 लाख रुपए डिजर्व करोगे या 1 लाख रुपए डिजर्व करोगे। ठीक है, पर हम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले प्लेटफॉर्म को एज ए स्टेप यूज कर सकते हैं, मतलब शुरुआती स्ट्रगल के टाइम पे। हालांकि स्ट्रगल जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, उसके लिए मैं अलग से क्लास करूंगा, पर हम एम्प्लॉय भी बन सकते हैं शुरुआती दौर में कुछ टाइम के लिए, पैर जमाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉय, और पर अल्टीमेटली आपको बनना बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ही है अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है भौतिक दुनिया में। तो भौतिक दुनिया किसको बोलते हैं? मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि बड़ा घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी, ज्वेलरी, टीवी, महंगा फोन, स्मार्ट टीवी, कार, बढ़िया कपड़े, ब्रांडेड, इधर घूमना, हवाई जहाज में यात्रा करना, ये जितना भी कुछ है ना, ये सब मेटेरियलिस्टिक है। मतलब जो तुम 2 वक्त की रोटी खाते हो, जो तुम्हारे जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, तुम्हारे पेट में अन्न चाहिए हेल्दी, और तन ढकने के लिए जो कपड़ा चाहिए, उसके अलावा जो भी कुछ है, और रहने का घर, एक रहने का बेसिक घर, इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब मेटेरियलिस्टिक है। अगर तुम्हारे रहने का इंतजाम हो गया, आप उसमें अगर आप 5 लाख का पेंट करा लो तो मेटेरियलिस्टिक है। आप कपड़े महंगे खरीद रहे हो, वो मेटेरियलिस्टिक है। आप कार खरीद रहे हो, कार को अपग्रेड कर रहे हो, सोना इकट्ठा कर रहे हो, स्विस बैंक में पैसे रख रहे हो, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो, तो सब मेटेरियलिस्टिक है। ठीक है, तो अभी हम जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर कामयाबी पानी है और बड़ा बनना है, अपने बड़े सपने पूरे करने, तो आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कभी मत बनना। उसको अगर जरूरत पड़े तो एज ए एक्सपीरियंस, एज ए लर्निंग, या एज ए पहला बेबी स्टेप के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी क्लास हमने कौन सी ली थी? रिएक्टिव प्रोएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिव प्रोएक्टिव ये एक नेचर है, ये एक इंसानों का स्वभाव है, जो आने वाले दिनों में तुम खुद और भी कई स्वभाव सीखोगे जब लोगों से मिलोगे। ठीक है, और जितना मेरे हो सकता होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। रिएक्टिव जो लोग होते हैं वो हमेशा रिएक्ट करते हैं, नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। उनका एक मानना होता है कि इस दुनिया में सब जगह गड़बड़ है, वही ठीक है, और वो जिन भी हालातों में वो डिजर्व नहीं करते। प्रोएक्टिव आदमी कहता है कि भाई मुझ में कोई कमी होगी, इसीलिए मैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ भी है कि जो भी चीज जहां पर है वो वहीं का डिजर्व करती है, पर वो लोग नहीं मानते, इसलिए वो हमेशा दूसरों पे, आसपास के लोगों पे इल्जाम लगाते रहते हैं। हमेशा सरकार को दोष दे देंगे, सड़क टूट गई तो सरकार का दोष, जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो किसी चीज का दोष। प्रोएक्टिव लोग
खामियों को देखते हैं पर उनको पहले समाधान दिखता है। जैसे मैंने अगर स्कूल एजुकेशन सिस्टम पे उंगली उठाई तो हमें मालूम था कि यार ये एजुकेशन तो हम घर में भी सीख सकते हैं। तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी चीजें मैं आज भी सीखता हूं, मैंने जो अपने टाइम पे नहीं सीखी वो आज मैं सीखता हूं, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने की वजह से मैं सीख रहा हूं। और मुझे सीखने की भूख थी, इसलिए मेरे को लगा कि मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए। जब मेरी जो सीखने की भूख थी उसकी वजह से तो मुझे लगा ना कि स्कूल वाले इतना स्लो क्यों सिखा रहे हैं और इतना बकवास क्यों सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं, स्कूल वाला आपको एबीसीडी सिखाता है, बेसिक इंफॉर्मेशन सिखाता है, भाषा बोलनी सिखाता है, लिखना पढ़ना सिखाता है, वहां तक तो ठीक है। पर अगर आप सोचो कि स्कूल आपकी जिंदगी बना देगा तो यहां पे आप गलत हो, ठीक है ना। तो अभी हम जो लिख पढ़ रहे हैं वो इसलिए लिख पढ़ रहे हैं क्योंकि तुम लोग स्कूल गए थे। शोना 8 तक गई थी, तो अभी 5th में है, तो क्या होगा कि अभी उसकी वजह से वो लिख पढ़ रहे हैं, नहीं तो मुझे बेसिक मेहनत करनी पड़ती। पर अगर मैं सोचूं कि स्कूल में जाके ही तुम बहुत सब कुछ करोगे तो तुम 2 लाख 5 लाख के नौकर बन सकते हो, या अपने ही बिजनेस में जहां पे राजा बन के रह सकते हो तो उसको सेल्फ एम्प्लॉय की तरह कर सकते हो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम अपने ही काम को नौकर की तरह कर रहे हो। तो ये एक फर्क पड़ जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें ESBI सिखाया, रिएक्टिव प्रोएक्टिव इसलिए सिखाया कि प्रोएक्टिव भी कमियां देखते हैं, प्रोएक्टिव लोग भी कमियां देखते हैं, पर उनको कमियों के साथ या कमियों से पहले समाधान दिखता है। ठीक, अब आती है बात, तीसरी क्लास कौन सी थी? BCAD। वो एक जनरल एक इंफॉर्मेशन थी, जनरल नॉलेज के लिए तुम्हें बहुत जरूरी चाहिए था कि BCAD, ताकि तुम्हें मालूम पड़े कि BC का मतलब क्या होता है। क्या होता है BC का मतलब? बिफोर क्राइस्ट। और AD का मतलब? एनाडोमनी। जबकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि AD का मतलब आफ्टर डेथ होता है, ठीक है। और जो लोग क्राइस्ट को नहीं मानते हैं पर यही वाला कैलेंडर यूज करते हैं, वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? CE और BCE। CE का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। और BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ये वो लोग हैं जो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं पर कैलेंडर ये 2021 वाला ही फॉलो करते हैं, ठीक है। हम आने वाले दिनों में तुम्हें ये भी बताऊंगा मैं कि हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे कैलेंडर थे, संवत थे, अभी भी है, जिनके आधार पे पूरा का पूरा हमारे त्योहार वगैरह होते हैं, पंचांग बनता है, त्योहार निकाले जाते हैं, पर उनका चलन नहीं है, वो सिर्फ एक रीति रिवाज और परंपरा तक सीमित रह गए, ठीक है। उसके बाद हमने अगली क्लास कौन सी ली थी? हिस्ट्री। हिस्ट्री के फायदे क्या होते हैं? हमेशा हर लोगों के बारे में, अलग-अलग चीजों के बारे में मालूम होता है। हिस्ट्री के नुकसान क्या होते हैं? कि ये हिस्ट्री कभी भी सेम नहीं होती और आपको वो एक ही पर्टिकुलर इंसान की अच्छाई ही बताएंगे, बुराई नहीं बताएंगे। हाँ, हिस्ट्री सेम नहीं होते का मतलब क्या होता है कि एक कोई किसी हिस्ट्री किसी बड़े इवेंट पे लिखी जाती है, बड़े कैरेक्टर पे लिखी जाती है, तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो बहुत सारे लोग अलग अलग रिसर्च करते हैं, तो उनके कुछ जगह पे काफी डिफरेंसेस आते हैं और उसी की वजह से जो जिसको पढ़ता है वो उसको पढ़ता है, दो लोग अलग अलग पढ़ते हैं और आपस में बहस करते रहते हैं। ये हिस्ट्री का एक माइनस पॉइंट है। पर मैं हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या मानता हूं कि इसको सरकारें और धर्मगुरु, जो हर धर्म के जो टॉप लोग होते हैं, गवर्नमेंट्स में जो टॉप लोग होते हैं, ये लोग इसको लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें हिस्ट्री में बदलाव करके, चेंजेस करके। तो हाँ, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जो पढ़ेंगी वो वही समझेंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत खतरनाक नुकसान है हिस्ट्री का, ठीक है। अगर ऐसा होता ना कि हिस्ट्री में चेंजेस नहीं किया जा सकता और हिस्ट्री फैक्ट होती तो चलो ठीक था, पर ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम लोग ये समझते जो किताब में लिखा वो सही है। मुझे नहीं पता कि किस किताब में ये लिखा है कि किताब में लिखी हुई हर बात सही है, क्योंकि किताब तो मैन मेड होती है, किताब तो इंसानों ने लिखी है ना। और फिर जिसने एक किताब लिखी है, दूसरे ने उसी किताब की उसको ट्रांसफर करके लिखा है, तो उसने क्या उसमें अपना एड ऑन कर दिया, क्या फैक्ट्स उसने उसमें से हटाए, क्या ऐड किए। पर बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो ये मानती है कि किताब में जो लिखा है वो सही है और किताब में कभी गलत नहीं लिखा होता, ठीक है। जब उसको बंद करके अगली क्लास कौन सी ली थी इसके बाद? जजमेंट। जजमेंट वाली क्लास जो है हम लोग ना दो तरीके से अपनी क्लासें ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से, दूसरा ले रहे हैं मॉरल साइंस के हिसाब से कि हमें, और जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2 का टेबल 2 का पहाड़ा जिसे बोलते हैं वो भूल भी गए तो एक बार को तुम सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि आज कैलकुलेटर मौजूद है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल। पर अगर आपके मॉरल साइंस में गड़बड़ हो गई तो टॉप करने के बावजूद भी आप रेड लाइट जंप करोगे, पुलिस वाले को 500 रुपए की चालान ना देकर के 200 रुपए की रिश्वत ऑफर करोगे और खुद किसी पोस्ट पे पहुंचने के बाद में करप्ट बन जाओगे। अगर मॉरल वैल्यूज में गड़बड़ हो गई तो, एजुकेशन में गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? नंबर कम आएंगे ना, 1 लाख की तनख्वाह की जगह पे 50,000 की तनख्वाह मिलेगी। पर अगर आपके सिद्धांत, आपकी वैल्यूज में गड़बड़ हो गई तो आप एक करप्ट इंसान बन के रह जाओगे, और वही इंडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक है। अगली क्लास कौन सी ली थी? जजमेंट का लाइफस्टाइल।
तो जजमेंट की इसी का पार्ट था। जजमेंट मैंने इसलिए सिखाया था कि क्योंकि तुम जब लोग तुम्हारे को मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, सहेलियां मिलेंगी, तो किन आधार पे तुम जज करोगे। तो जो अपने साथ एक इंसिडेंट हुआ कि वो छोटी सी बच्ची ने पूछा कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, तो मैंने कहा कि पहले ही तुम्हारे दिमाग में ये बात पड़ जाए कि भी हमें इन मेन पॉइंट्स हैं, धर्म, अमीर गरीब, पैसा, वो क्या खाता है, वो नॉन वेजिटेरियन है, वो वेजिटेरियन है, वो किस धर्म को मानता है, इस आधार पर हम किसी को नहीं किसी के बारे में राय बनाएंगे, अच्छी या बुरी दोनों ही, ठीक है। और हम हर क्लास में रिवीजन भी करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगली क्लास कौन सी ली थी? शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ में मैंने क्या बोला कि हमें नॉर्मली जनरली सबको ये लगता है कि शेप ऑफ अर्थ मतलब अर्थ की शेप राउंड है, जबकि अर्थ जो गोल है वो इमेजिनेशन के हिसाब से गोल है, वो कैलकुलेशन पार्ट है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाने के लिए, अक्षांश रेखांश के लिए अर्थ को गोल इमेजिन किया गया, जबकि अर्थ गोल नहीं है। अर्थ ऊपर नीचे जैसे एक नॉर्मल चट्टान, स्टोन या जो एस्ट्रॉइड आते हैं वो जो उस तरह की शेप है, कहीं से थोड़ी सी निकली हुई है, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर खापड़ सी, ठीक है ना। पर उसको अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाना है, क्योंकि जहां से निकली भी है तो वो वहां से ऊंची हो गई ना, वो ऐसा तो नहीं कि धरती लंबी हो गई, तो वो उस हिसाब से उसको गोल मान लिया गया। तो गोल मानना भी गलत नहीं है, पर गोल के साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि गोल हमने उसको माना है, हाँ, एक एवरेज रूल के हिसाब से हमने उसको गोल माना है, और एक्चुअल में वो एक टेढ़े मेढ़े आकार की है, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास कौन सी ली थी? गंगा नदी के ऊपर, गंगा रिवर के ऊपर। गंगा रिवर के ऊपर मैंने क्लास इसलिए ली कि नॉर्मली जब किसी को भी पूछोगे गंगा कहां से निकलती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर, क्योंकि लोग कांवड़ लेने जाते हैं और हरिद्वार तो हर आदमी जाता है, जिसको जरा सा 2 दिन की छुट्टी मिलती है, जरा सा वेकेशन मिलता है, तो वो धर्म कर्म के लिए हरिद्वार पहुंच जाता है। और सबका ये मानना होता है, मोस्टली मेरी जिन लोगों से बात हुई उनका मानना है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, या गंगोत्री ग्लेशियर के पास में जो नीचे थोड़ा सा गौमुख एक जगह है, वहां से वो गंगा नदी निकलती है। तो मैंने इसलिए तुम्हारे को ये बताया कि गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। और कहां पे बनती है? देवप्रयाग में 2 बड़ी नदियों के मिलने पे बनती है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तुम्हें जनरल नॉलेज की बात मालूम पड़ी होगी इस क्लास में, कि नदियों के नाम कैसे चेंज होते हैं। कोई भी कम गहरी नदी जब ज्यादा गहरी नदी के बीच में मिलेगी तो वो वहां खत्म हो जाएगी, उस जगह को प्रयाग या संगम बोला जाएगा, और वो नदी वहां खत्म हो जाएगी, वही पहले बड़ी नदी कंटिन्यू रहेगी सेम नाम के साथ। पर अगर 2 बराबर गहराई की नदियां अगर आपस में मिलेंगी तो उस केस में क्या होगा? उसको नया नाम देना होगा, ठीक है। तो ये एक हमें बेहतर इंफॉर्मेशन मिली कि नदियों के नाम किन आधार पर रखे जाते हैं और कैसे बदले जाते हैं, ठीक है। तो जो नदियां खत्म होती हैं वो क्यों खत्म होती हैं? जो सागर तक नहीं पहुंचती हैं पर दूसरी नदी में मिलती है तो खत्म क्यों हो जाती हैं? अब मुझे फटाफट ये बताओ, गंगा नदी के ऊपर का तुमने क्या होमवर्क किया, जल्दी बताओ। भागीरथी और अलकनंदा रिवर दिखाओ। कौन-कौन-सी ये पहले ने होमवर्क किया, क्या ये मैप बनाया है। कैसे मैं बनाया? अच्छा, ये बनाया है केदारनाथ, ये बनाया है बद्रीनाथ, बिल्कुल ठीक है। केदारनाथ इस तरफ है, बद्रीनाथ इस तरफ है, दोनों ही उत्तराखंड में, ठीक है। केदारनाथ के पास में ये गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से भागीरथी नदी निकली, ओके। यहां से बद्रीनाथ की साइड से निकली हमारी अलकनंदा नदी। अब इसमें कितनी नदियां निकलती हैं ऐसे प्रॉपर लिखना था ना। भागीरथी में कौन कौन सी नदियां मिली हैं, कहां लिखा है? वो लिखे थे उनके नाम, ये नाम लिखे हैं। क्या क्या नाम है ये भागीरथी का वो नाम है। हाँ। उसके बाद ये यहाँ पे एक है झाड़ गंगा, ये ककोरा गाड, और ये जलंधरी घाट। हाँ, नहीं, ये ना रिवर नहीं है, ये एक्चुअली में शायद कुछ और है, क्योंकि इसमें वहाँ कोई और जगह का नाम है ये कौन सी को यही लिखा था। कोई नहीं, मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट मैप दूंगा और मैं भी चेक करूंगा कि ये रिवर का, क्योंकि मंदाकिनी, नंदाकिनी ऐसी नदियां इसमें मिलती हैं, वो अलकनंदा में मिलती है, नंदाकिनी। पर जहां तक मुझे लगता है कि मंदाकिनी जो है वो भगीरथी में मिलती है। और कर्णप्रयाग हो गया, ठीक है। पिंडार गंगा, ठीक है, वो रुद्रप्रयाग में मिल गई। नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिल गई। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिल गई, ठीक है। काफी हद तक तूने सही किया, बस मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, इसमें जो चेंजेस होंगे वो ऐड करूंगा। पर हमने कोई एग्जाम नहीं देना है, हमने मोटा मोटा ये पता लगाना था कि गंगा नदी कहां से निकलती है, ठीक है, निकलती है या नहीं निकलती। गंगा नदी कहां से निकलती है? बनती है। पहली बात क्लियर, गंगा नदी निकलती नहीं, गंगा नदी बनती है, ठीक है। देवप्रयाग, तूने सही बोला, देवप्रयाग से गंगा नदी बनती है। 2 बड़ी नदियां वहां पे मिलती हैं और दोनों की गहराई सेम होने की वजह से उनका नाम पड़ जाता है गंगा, ठीक है, ओके।
अब हमें इसमें ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हमने कोई एग्जाम नहीं देना कि अगर तुमने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया तो ये एक जनरल नॉलेज, ये बहुत बारीक है। मेन चीज तुम्हें मालूम पड़ गई इस बीच में, इस क्लास की वजह से हमें ये भी मालूम पड़ गया कि नदियां कैसे बनती हैं, नदियां कैसे बनती हैं और नदियां कैसे निकलती है। ग्लेशियर, कुछ नदियां पहाड़ों से निकलती हैं जहां पे बर्फ नहीं होती, तो वो पहाड़ों के मानसून के ऑब्जर्व करे हुए पानी से निकलती है, झरनों से बनती है, ठीक है नदियां। कुछ नदियां जो ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती है और वो सारा साल चलती रहती हैं, ठीक है। ये हो गया। और तू अपना होमवर्क दिखा, क्या किया है तूने? भी ऐसे ही लिखा, यही लिखा हुआ है? वैसे ही है। पहले ऐसे लिखा कर, थोड़ा साफ साफ। तूने ना खिचड़ी पका दी थी, खिचड़ी मत पकाया कर, थोड़ा साफ साफ लिखो। और जब मैप बनाते हो ना थोड़ा क्लियर मैप बनाओ, इसने थोड़ा सा साफ सुथरा बनाया, ऐसे ही बनाना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं इसको चेक करके बता दूंगा। हिटलर के बारे में तो उस दिन बात हो ही गई थी, तूने बता ही दिया था कि हिटलर 1945 में उसकी डेथ हुई थी 20 अप्रैल को, और हिटलर पैदा हुआ था 1889 में, ठीक है। चलो कोई नहीं, मतलब हमें उसके, अगर हमने उसकी जन्म की तिथि में गड़बड़ भी कर दी तो उससे हमारी नॉलेज नहीं खराब होने वाली, वो सिर्फ 4 लोगों में इंप्रेशन झाड़ने के काम करेगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बेसिक, क्योंकि हिटलर जैसे कैरेक्टर को आप इग्नोर करके हिस्ट्री में नहीं जा सकते, क्योंकि और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हिटलर ने क्या क्या गलतियां करी जो हमें नहीं करनी है, ठीक है। हिटलर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लोग बोलते जो खाओगे वैसा ही आपका मन बनता है, तो हिटलर तो शब्द वेजिटेरियन था और उसने लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला, ठीक है। और कितना उत्तेजित था, सनकी था। ये बात हो गई। अब हम एक चीज और करेंगे कि हम धीरे धीरे एजुकेशन को भी ऐड करेंगे आने वाली कुछ क्लासों में। जैसे हमने एडी वेडी ये सब लिया, ये सब तुम्हें स्कूलों में भी पढ़ाया जाता, पर वो किस तरीके से चलते वो एक अलग। अच्छा, एक हमने कहा था कि हमें हर क्लास में एक थोड़ा सा स्कूल सिस्टम पे जरूर बात करेंगे, ताकि हम गलती से भी उस तरह। तो मैं ये सोच रहा था कि जब हम ये बातें करते हैं तो तकरीबन जितने भी लोगों की राय आई हमारे पास, कमेंट आए, तो किसी ने हमें ये नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हो या आप गलत हो। उन्होंने ये जरूर बोला कि नहीं नहीं वो इतना गलत नहीं है जितना आप बता रहे हो, स्कूल सिस्टम भी जरूरी है, सर्टिफिकेट का क्या करोगे, बिना सर्टिफिकेट के कैसे सर्वाइव करोगे। तो मैंने सोचा कि जब ये जानते हैं कि थॉमस बिबिंगटन मैकेले ने ये हमारा सिस्टम खराब किया, हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बनाया कि हम नौकर ही बन सके, ठीक है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते। जब मैंने तुम्हारा स्कूल छोड़वाने के लिए पहली बार मेरे दिमाग में बात आई थी, तो मैंने अपने 10 दोस्तों को फोन किया, उन लोगों से पूछा पहला सवाल कि भी वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। सबने एक साथ एक ही सुर में एक ही बात बोली, मैं कॉपी पेन लेके बैठा था, कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बकवास है, बेकार है, पुराना है, अंग्रेजों ने बनाया हुआ, इसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। मैंने कहा जब ये इतना ही बुरा है तो तुम अपने बच्चों को क्यों भेजते हो। तुरंत आधे 5 लोगों के तो जवाब ही बदल गए, नहीं नहीं इतना भी बेकार नहीं है, नहीं नहीं डिसिप्लिन सिखाता है, नहीं। तो अब मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स को हम इस बार क्लियर करेंगे। पहली बात, हो सकता है जब तुम कल को लोगों को बताओ कि हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, मेरे पापा हमें स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है, तो वो तुम्हें कुछ पॉइंट्स बोलेंगे, जैसे वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं स्कूल बहुत जरूरी है, स्कूल डिसिप्लिन सिखाता है, ये एक पॉइंट आएगा। तो स्कूल डिसिप्लिन कहां सिखाता है, स्कूल प्रेशर सिखाता है, स्कूल प्रेशर सिखाता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, वो किस चीज को स्कूल में डिसिप्लिन बोलते हैं, वो बोलते हैं स्कूल में एक टाइम पे जाना, एक टाइम पे आना, ठीक है, एक टाइम पे सबने साथ मिलके खाना, एक जैसे कपड़े पहनना। तो ड्रेस कोड को हम बहुत बड़ा वो तवज्जो नहीं दे सकते कि ड्रेस कोड, अगर ड्रेस कोड तवज्जो होती तो हम कॉलेज में भी ड्रेस कोड लेके चलते, पर कॉलेज में जाके ड्रेस कोड हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलो वो मान लो एक पार्ट होता होगा बच्चों को एक जैसा दिखाने के लिए, क्योंकि सारी भेड़ें एक जैसी दिखती है ना, सारी बकरियां एक जैसी दिखती है ना, तो उनको भी भेड़ बकरियों को एक जैसा दिखाने के लिए वो सबको एक जैसे कपड़े, क्योंकि उनको भी मालूम है सबकी शक्लें अलग अलग है, सबके दिमाग अलग अलग है, सब अलग अलग वक्त पे पैदा हुए, तो कैसे इनको संगठित करके एक जैसी की पढ़ाई पढ़ाई जाए। नहीं तो ये तो विद्रोह करेंगे, ये बोलेंगे, क्योंकि तो उन्होंने एक जैसे कपड़े पहना दिए, ठीक है, चलो हो गया, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम में ये सब चीजें नहीं चलती थी। उसमें बाल छोटे रखे जाते थे गुरुकुल में, या गंजा करवा दिया जाता था, या बाल छोटे रखवाते थे, ऐसे चोटी रखते थे खाली, वो इसलिए कि ध्यान भ्रमित ना हो और आपका यहाँ से जो हमारा छोटा दिमाग होता है, इसमें धार्मिक तौर पर इसकी और भी बहुत मान्यताएं हैं, तो कि वो वहां से एक्टिव रहता है, ठीक है। तो एक तो हो गया डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के लिए मेरे को किसी ने बोला कि यार स्कूल डिसिप्लिन सिखाता है। मैंने कहा जी आपका बच्चा कितने बजे उठता है? वो कहता है जी मेरा बच्चा जी 5:30-6 बजे उठ जाता है और 7 बजे उसकी बस आती है, 6:30 बजे बस आती है और 7 वो स्कूल जाता है। मैंने कहा संडे को कितने बजे उठता है? कहता है 8-1 बजे उठ जाता है, संडे को तो स्कूल नहीं होता ना। मैंने कहा समर वेकेशन में नॉर्मली कितने बजे उठता है? कह रहे तब तो वो यार हम भी नहीं उठाते, फिर वो तो उठता भी नहीं है, पता है स्कूल। मैंने कहा अब डिसिप्लिन कहाँ गया? मतलब वो डिसिप्लिन नहीं था, वो स्कूल का प्रेशर था। पता है लेट हो जाएंगे, घर
वापस आना पड़ जाएगा, डायरी में नोट लिखा जाएगा, है ना, तो वो प्रेशर है, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन होता है तो स्कूल हो या ना हो, स्कूल छोड़ भी दोगे तो भी तुम सुबह एक ही टाइम पे उठोगे, ठीक है। दूसरा वो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, सर्टिफिकेट का क्या करोगे? तो अगेन सर्टिफिकेट चाहिए एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए। सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी नहीं चाहिए होता, कोई दुकान खोलने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सब्जी मंडी से 1000 रुपए की सब्जी को ला करके 1500 रुपए का बेचने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है क्या? सर्टिफिकेट चाहिए होता है बिग बाजार के अंदर नौकरी करने के लिए, कि अगर आपको बिग बाजार के अंदर सेल्समैन बनकर सब्जी बेचनी है तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तभी वो नौकरी देंगे, ठीक है। बिग बाजार ये जो नौकर बनने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये जो मोर है मॉल में नौकरी करने के लिए ये लोग सर्टिफिकेट मांगते हैं। ये लोग आपकी काबिलियत वाबिलियत इंटरव्यू के नाम पे ड्रामेबाजी करते हैं, बाकी सर्टिफिकेट को महत्व देते हैं, तो ठीक है। ये एक एजुकेशन सिस्टम का एक सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया क्या होता है। डिसिप्लिन के नाम पे हम क्या करते हैं, एक तो ये हो गया। और अब हमें स्कूल के बारे में अभी ये 2 पॉइंट रहने दो, फिर जैसे जैसे याद आएंगे हम उसको करेंगे। अब हम एक चीज और करेंगे, वो कपड़ा दे। आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि सर जी आप वाइट बोर्ड खरीद लो, तो मैंने कहा यार हमने जो वाइट बोर्ड मैंने चुना हुआ है ना वो थोड़ा महंगा आएगा, तो जब अपने पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो हम वाइट बोर्ड खरीदेंगे। वो वाइट बोर्ड चाहिए मेरे को स्टैंड वाला प्रॉपर, जिसको हम कहीं पे भी नहीं तो हम फिर कहीं पे भी उसको शिफ्ट नहीं कर सकते ना, हमें तो कहीं पे ओपन में क्लास लेनी है, ठीक है। ये सूख जाएगा जब तक अभी गीला है, ठीक है। आज की क्लास हम लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी बच्चा पढ़ेगा, कोई भी बच्चा कुछ भी करेगा, कोई भी बच्चा टॉप करेगा, कोई भी बच्चा जितना भी पढ़े या ना पढ़े, वो जो भी काम करेगा पैसा कमाने के लिए वो 4 ही तरीके से करेगा। तो वो 4 तरीके ESBI है, इसके अलावा कोई कॉर्डेंट नहीं है जहां पे वो जाके पैसा कमाएगा। वो जो भी तरीके से पैसा कमाएगा वो इन्हीं 4 में सेट होगा। वो डॉक्टर हो, वो वकील हो, CA हो। अगर डॉक्टर है वो नौकरी करता है तो वो एम्प्लॉय हो गया। अगर वो अपना क्लिनिक खोलता है सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। वो अपना हॉस्पिटल खोल के या अपने छोटे क्लिनिक में और लोगों को नौकरी देता है तो वो बिजनेसमैन हो गया। और वो दूसरे हॉस्पिटल्स या और बिजनेसेस के अंदर पैसा लगाता है तो वो इन्वेस्टर भी हो गया, ठीक है। अब आती है बात आगे की, आज की क्लास के लिए। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास हम करेंगे ये सब कुछ करने के बाद, सब कुछ, क्योंकि अभी ना मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं, जो भी हम क्लासें लेंगे ना, वो एजुकेशन और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए करेंगे। मटेरियलिस्टिक को कैसे छोड़ना है हम ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं, पर तुम्हारे को उसके जो रूल है वो आगे की क्लासों में, तब तक तुम्हारा दिमाग भी काफी खुल जाएगा, ठीक है। तो जो भी करके तुम जो पैसा कमाती है दुनिया, वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च करती है, या तो खर्च करती है या सेविंग करती है, ठीक है। तो सेविंग करने का, सेविंग जो भी हम सामान खरीदते हैं, या तो वो एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है। एसेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे, जिसमें हम पैसा डालेंगे तो वो चीज हमारे बुरे वक्त में काम आएगी, वो पैसा इंक्रीज करेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं एसेट। और लाइबिलिटी होती है जो आपका बोझ बन जाए, जो आपसे हर मतलब खर्चा मांगे, हर बार अपना मेंटेनेंस मांगे, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। एसेट मतलब एक तरह से इन्वेस्टिंग करना। एसेट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, FD कर दी, वो भी आपका एसेट हो सकता है। मैं अभी बड़ा इजी फॉर्मूला बताऊंगा एसेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी प्रोनाउंसिएशन सही रखना, चेक कर लेना गूगल के अंदर, ठीक है। एसेट और लाइबिलिटी और एसेट में अभी सरल भाषा में समझना क्या होता है। जो भी चीज दुनिया में तुम्हारी जेब में 1 रुपया डाले, 1 रुपया तुम्हें दे, 1 रुपया मीन्स पैसा दे, कोई भी मिनिमम अगर 1 रुपया भी देती है और ज्यादा से ज्यादा जितना भी, वो तुम्हारे लिए एसेट है। क्या है? एसेट बोलते ना, एसेट। और जो भी चीज तुम्हारी जेब से थोड़ा सा भी पैसा ले, वो है लाइबिलिटी। मतलब कि जो भिखारी होता है सड़क पे, उसको लोगों से पैसे मांगने से उसे एसेट मिल गया। हाँ, उसके लिए हम लोग खरीदते तो हमारे पैसे जाते थे लाइबिलिटी। हाँ, अभी इसको थोड़ा सा और तरीके से समझो। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो अभी दुनिया जो कर रही है, या तुम्हारे भी, ये तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि तुम्हारी भी इच्छाएं करती है इधर उधर कि ये सामान खरीदना, वो सामान खरीदना। एसेट 2 ही चीजें होती है, आप जब भी पैसा खर्च करते हो 2 चीज में खर्च करते हो, एक एसेट और एक लाइबिलिटी। अब एसेट कौन कौन सी चीजें होती है, तो सबसे इजी फॉर्मूला है कि जो भी तुम्हारे को, जिस भी चीज में तुमने पैसा डाला,
कोई भी चीज खरीदी, चाहे वो बैंक में डाला, एफडी में किया, कुछ भी किया, अगर वो तुम्हारी जेब में एक पैसा भी डाल रही है, बढ़ा रही है, तुम्हें कोई भी इनकम दे रही है, तो वो तुम्हारे लिए एसेट है। और कोई भी चीज एक भी रुपया तुम्हारा से ले रही है तो वो क्या है, लाइबिलिटी, बोझ, खर्चा, ठीक है। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंपॉर्टेंट क्लास क्यों होने वाली है, क्योंकि इंडिया के अंदर और स्पेशली प्लान करके एड्स के थ्रू बहुत सारी लाइबिलिटीज को एसेट बना करके लोगों में प्रमोट किया जाता है और लोगों में पब्लिसिटी करी जाती है और लोग उसको एसेट समझ के लाइबिलिटी को खरीद लेते हैं। एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोग पारंपरिक सोर्सेस से, बाप दादाओं के जमाने से, पूर्वजों के जमाने से, जी मेरे पिताजी ने बोला, मेरे पिताजी के पिताजी ने बोला, इस हिसाब से वो लोग भी लाइबिलिटीज को एसेट समझ के उसमें पैसा डालते रहते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाए, क्योंकि वो जिसको एसेट समझ रहे हो निकला लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं तुमसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, तो एसेट समझ गए, एसेट क्या होता है, जिससे हमारे पैसे मिले या बढ़े, हमारे पैसे बढ़े या हमें पैसे मिले, वो एसेट। लाइबिलिटीज क्या होता है, जिससे हमारा खर्चा बढ़ता हाँ, जिससे हमारा पैसा घटे, खर्चा हो हमारा और हमारा पैसा घट रहा है, वो होती है लाइबिलिटीज। किसमें पैसा डालना चाहोगे तुम, किसमें पैसा डालने, किसमें नहीं डालना चाहोगे, लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि उसमें तो हमारे पैसे कम हो रहे हैं। हाँ ठीक है। अब मुझे जवाब दो, मोबाइल फोन तुम्हारे लिए एसेट है या लाइबिलिटीज, कैसे, क्योंकि उसका हमें रिचार्ज करवाते रहना। शाबाश। कार हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटीज, कैसे, क्योंकि उसमें पेट्रोल का जो भी तेल वेल का खर्चा होता है। शाबाश। और एफडी हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटीज, एसेट। हाँ ठीक है ना, हमने 1 लाख रुपए की बैंक में एफडी कर दी, पैसा कर दिया, तो वो बिना कुछ किए तुम्हें भले ही कम दे रहा है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन हो जाएगी कि वो कैसे घाटा करती है। पर आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी तो 1 साल बाद आपको वो कुछ पैसे तो बढ़ा के ही देगी ना, तो एसेट हो गया, ठीक है, समझ गए बात। तो मोबाइल फोन लाइबिलिटीज है, कार हमारी लाइबिलिटीज है, घड़ी घड़ी भी लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि पुरानी हो जाएगी, चलेगी नहीं, सर खराब हो जाएगी, सेल डलवाने पड़ेंगे, खत्म हो जाएगी। स्कूटर हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज, क्यों, ठीक करवाना पड़ेगा, सर्विस करवानी पड़ेगी और चलाने के लिए पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर और फोन आजकल जैसे हमारे, एक मिनट, अभी आ रहा हूं, उसी चीज पे आ रहा हूं, बिल्कुल सही, तू सही पॉइंट पकड़ा तूने। अब फोन हमारे लिए, मोबाइल फोन क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटीज, बिल्कुल ठीक हो तुम। अब अगर उसी फोन से तुम अपना बिजनेस करके पैसा कमा रहे हो और उसके छोटे से पैसे से तुम उसको रिचार्ज करा रहे हो, तो अब फोन क्या बन गया, एसेट। कैसे, अब एक लड़का फोन खरीदता है, स्मार्टफोन, और उसमें दिन भर वो फेसबुक, यूट्यूब और इधर उधर लगा हुआ है, दोस्तों से गप्पे मार रहा है, टाइम पास कर रहा है, उसके लिए फोन क्या है। और एक आदमी ने अपना फोन खरीदा और फोन खरीद के, वो मान लो बिजली वाला है, बिजली मैकेनिक है, उसने अपने क्लाइंटों को नंबर दिया कि भाई साहब आप ना मुझे कभी भी फोन कर देना, मैं आपके घर का आके ये काम कर दूंगा, कोई भी हो। अब उसको एक फोन आता है, वो कहता हाँ जी हाँ मैं आपका ये काम कर देता हूँ। गया वहां पे, उसने उसको बोला कि 1000 रुपए का खर्चा, उसने कहा ठीक है कर दो, कर लिया। क्यों, उसको मालूम पड़ा फोन की वजह से। अब फोन क्या है उसके लिए, एसेट। मतलब क्योंकि आप फोन अगर आपको कमाई दे रहा है तो एसेट, फोन अगर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और पैसा खा रहा है तो लाइबिलिटीज। अब दोनों ही सूरतों में फोन तो पुराना हो रहा है, 10,000 का फोन तो 5,000 का रह गया, और पुराना हुआ तो 3,000 का रह गया, पर वो जो इनकम कर रहा है उसके लिए तो फिर भी एसेट है, क्योंकि वो इतना कमा रहा है कि वो फिर अपने एसेट को रिपेयर भी करा सकता है या अपग्रेड भी कर सकता है, ठीक है। पर वो क्या करेगा, वो तो पैसे घटा रहा है अपने। ऐसी कार भी हमारे लिए लाइबिलिटीज है, कार को खरीदोगे पुरानी होती है, सर्विस करानी पड़ती है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, एक्सीडेंट हो जाता है, स्क्रैच लग जाते हैं, उसको पेट्रोल डलवाना पड़ता है, ये सब चीजें। वही कार को अगर आपने कमर्शियल कार खरीदी और उसको एज ए कैब, टैक्सी के हिसाब से चला लिया, तो टैक्सी हमारे लिए क्या है, एसेट। क्यों, क्योंकि वो इनकम देती है, ठीक है। अब बात समझ में आ गया, बहुत सारी चीजें हैं जो एसेट भी हो सकती हैं और जो लाइबिलिटीज। अब हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिनमें लोगों को कंफ्यूजन है, जो लोग धोखे में है, जो लोग धोखा समझ करके उसको लाइबिलिटीज को एसेट समझ के खरीद लेते हैं। वो चीज, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या चीज है, वो है घर। कार नहीं है, कार को वो समझ रहे थे कि चाहिए ही
हाँ बिल्कुल, इसने सही पॉइंट बताया, कार भी है, पर अभी हमें घर को लेके ज्यादा वो होता है ना, मर रही है दुनिया घर के लिए, मर रही है। घर एसेट है या लाइबिलिटीज? अगर उसमें हमें छोटा घर लेके बस रहने के लिए लिया या फिर उसे किराए पे दे दिया तो फिर एसेट है। अगर उसका हम लोगों ने ऐसे एकदम बड़ा घर लिया और उसका कोई फायदा नहीं हो रहा तो फिर तो लाइबिलिटी। बिल्कुल शाबाश, देख बिल्कुल सही है बोली इसने। अब घर में मालूम क्या है, जितने भी इंडियन से बात कर लो वो क्या बोलते हैं, घर तो एसेट है जी, जमीन सच्ची, जमीन अपनी, क्योंकि बाप दादों ने बोला। उन्होंने क्यों बोला, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस समय और कोई ऑप्शन नहीं था। आज से 50 साल पहले अगर आपके पास पैसा है तो आपको दो ही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो गोल्ड में, सोने में, या फिर मकान में। ठीक है, तो मकान के चक्कर में हुआ क्या कि लोगों को लगने लगा कि मकान एक एसेट है। अब मकान एसेट कैसे हो सकता है, मकान आपसे मेंटेनेंस मांगता है, मकान में हर साल 2 साल में पेंट कराना पड़ता है, मकान में कभी ना कभी मकान में रहने के लिए बिजली का बिल भरना पड़ता है, मकान में आपको कभी दरवाजा खराब हो गया, कभी प्लम्बर को बुलाना है, कभी इलेक्ट्रीशियन को बुलाना है। तो अगर आप उसमें रह भी रहे हो तो भी मकान आपके लिए लाइबिलिटीज है, क्योंकि वो आपने अगर कुछ पैसा कमाया तो वो आपका कुछ हिस्से का पैसा ले जाता है मकान, इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। पर क्या होता है कि आपको रहने के लिए तो घर चाहिए, तो आपने एक अपने रहने के हिसाब से घर बना लिया और उस घर की कीमत आपने, उस घर की जो मेंटेनेंस है वो आपकी कमाई के हिसाब से डिसाइडेड है, तो वो घर आपके लिए लाइबिलिटीज होते हुए भी एसेट का काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो तुम रहोगे, सड़क पे तो रहोगे नहीं, तो इसलिए वो जो घर है वो लाइबिलिटीज होते हुए भी एसेट का काम करेगा। अब लोग कहां पे मर रहे हैं, परेशान कहां हो रहे हैं, ये जो सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, ये जो अमीर बनने की चाह है लोगों में ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले बढ़िया दिखने वाला बढ़िया घर जो है ये जाकर के ईएमआईज में खरीद लेते हैं। पहले तो बहुत बड़ी रकम जो है उसको वो डाउन पेमेंट के नाम पे देते हैं। डाउन पेमेंट किसको बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा दे दिया और बाकी के पैसे का लोन करा लिया। अब लोन को कैसे उतारते हैं, किस्तों से, ईएमआई से। हमने भी कार की शुरू में ईएमआई भरी थी ना थोड़ी सी, तो ईएमआई से। वो ईएमआई मालूम है उस घर का, मान लो फॉर एग्जांपल वो घर 1 करोड़ रुपए का है, तो उस घर का किराया कितना होना चाहिए, 20 से 25 हजार रुपए। 20 से 25 हजार रुपए में लगभग 1 करोड़ रुपए का घर की कीमत का घर किराए पे मिल जाता है। 2, 4, 5 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, वो 1 करोड़ के घर की ऊपर अगर 60 लाख का भी लोन लेता है, 40 लाख रुपए दे करके 60 लाख का भी लोन लेता है, तो लगभग 50 से 60 हजार रुपए की उसकी ईएमआई बैठेगी 15 साल की, महीने की। तो सोचो 15 साल बाद वो घर उसका होगा। ठीक है, ईएमआई और लोन के ऊपर तो मैं एक अलग से क्लास लूंगा, तुम्हें समझाऊंगा, पर अभी मोटा मोटा ये मान लो कि घर जो है वो तुम्हारी लाइबिलिटीज होता है। पर अगर आपने अपने रहने के हिसाब से और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के हिसाब से, अगर और ड्रीम प्रोजेक्ट भी आपको अपनी इनकम के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, तो आपके लिए वो घर एसेट का काम कर सकता है। पर एसेट का काम इसलिए कर सकता है क्योंकि नॉर्मली अगर आप मान लो 10,000 रुपए कहीं पे किराया दोगे रहने के लिए, जैसे हम इस घर का 14,000 रुपए किराया दे रहे हैं, और मान लो कि ये 14,000 रुपए किराया दे रहे हैं, और अगर हम लगभग इसी कीमत का घर खरीदेंगे, तो खरीदने के लिए मैं जितना पैसा उसको डालूंगा, उस पैसे का इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो वो 14,000 से कहीं ज्यादा बैठेगा। या मैं अगर इसकी ईएमआई पे डालूंगा तो मैं उसमें ईएमआई भी इससे डबल बैठेगी, ट्रिपल बैठेगी। तो इसलिए ये मेरा रेंटल घर होते हुए भी मेरे लिए एसेट का काम कर रहा है। ये एसेट को मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, 14,000 रुपए से 10,000 पे चले गया, 14,000 से मैं 8,000 पे चले गया, या मैं 14,000 से 24,000 पे चले गया। ये डिपेंड करेगा मेरी मंथली इनकम के ऊपर। ठीक है, पर ये घर मेरे लिए रेंट का होते हुए भी एसेट है। पर अब यही घर मेरा अपना होता तो ये मेरे लिए लाइबिलिटीज बन जाता, क्योंकि मान लो ये घर अगर 50 लाख रुपए का होता, तो 50 लाख रुपए का 6% के हिसाब से महीने की ईएमआई वो एफडी मुझे देती 30,000 रुपए। तो अभी हमारा वो घर एक तरह से एसेट है। हाँ, वो घर हमारा एसेट है, वो रेंट दे रहा है। हाँ, क्योंकि देखो ना, तुम वहां से तुम जो रेंट ले रहे हो उससे कम रेंट तुम यहां दे रहे हो, डिफरेंस अमाउंट जो है वो तुम्हारा नुकसान होगा। घर सबसे कंफ्यूजन वाला मैटर होता है। एक बात क्लियर समझ लेना, दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े अर्थशास्त्री को सुनोगे ना, वो कभी भी तुम्हें घर खरीदने की सलाह नहीं देगा। वो घर खरीदने की सलाह कब देगा, जब तुम्हारे पास 100 रुपया पड़ा है तो 10 रुपए का घर खरीद लो। लोग अभी क्या करते हैं, जेब में होते हैं 100 रुपए, 800 रुपए का घर खरीदते हैं, 600 रुपए का लोन करा लेते हैं, 100 रुपए उधार पकड़ लेते हैं, और फिर 15 साल के लिए परेशान होते रहते हैं। अभी सब लोग वही तो फंसे पड़े हैं। ये लोग रेंट के घर के ऊपर हम एक अलग से क्लास करेंगे, उसमें बताऊंगा रेंट के घर के फायदे क्या होते हैं और अपने घर के नुकसान क्या होते हैं।
मोटी बात यह कि घर लाइबिलिटी है। आपने घर खरीद के रेंट पे दे दिया तो वो एसेट है। अगर आपने घर को रेंट पे लिया हुआ है या अपने ऐसे घर में रह रहे हो कि जिसमें आपकी टोटल सेविंग का बहुत कम अमाउंट लगने के बावजूद भी वो घर तुम्हारा हो गया और तुम्हारे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, तो भी तुम्हारे लिए वो एक तरह से एसेट का काम कर सकता है। एसेट तो वो फिर भी नहीं होगा क्योंकि लाइट का बिल, मेंटेनेंस, घर पुराना होता है, रिपेयरिंग चलती है, सब चलता है। मतलब सिंपल एक दो नियम ध्यान रखना, जो भी चीज तुम्हारी जेब में से 1 रुपया भी कम करे वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है, जो भी चीज तुम्हारे जेब में 1 रुपया ऐड करे वो तुम्हारे लिए एसेट है। जैसे सोन जॉब करते हैं उनको तो जो भी पेट्रोल का, जो ऑफिस जाने का, आने जाने का पेट्रोल का खर्चा होता है वो तो उनकी सैलरी से वो निकल ही जाता है, तो फिर वो भी एक एसेट है, लाइबिलिटी। कैसे मतलब कोई जैसे जॉब कर रहा है उसको महीने के 20,000 रुपए और उसके 20,000 से उसका घर भी चल रहा है और पेट्रोल भी चल रहा है। ऐसे तो सारे ही कर रहे हैं ना, बात नहीं समझी। उसको 20,000 रुपए मिले, वो 20,000 रुपए उसकी कमाई है। अब उस कमाई में से जो भी चीज खर्च करेगा, अब हमारे बॉडी में पेट हमारी लाइबिलिटीज है। अगर मान लो पेट नहीं होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर जो कमाते वो हमारा होता। तो एक तरह से पेट है, अब हमें जिंदा रहने के लिए पेट है, पेट हमारी लाइबिलिटीज है क्योंकि हमारे को पेट को पालना पड़ता है, पेट को भरना पड़ता है, पेट के अंदर रोटी डालेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। तो पेट हमारी बॉडी में लाइबिलिटीज है ना। पर हम इसको एसेट में बदल सकते हैं क्योंकि पेट की वजह से हम जिंदा है और हमारा दिमाग जिंदा है। अगर हमने उसी दिमाग का यूज करके, उस दिमाग को ब्रॉड माइंडेड बना के हमने बहुत बड़ा पैसा कमाया, उसके छोटे से हिस्से से हम पेट के खाना, क्योंकि खाना तो तुम उतना ही खाओगे ना, ऐसा थोड़ी कि 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद तुम 100 रोटी खाने लग जाओगे। खाओगे तो तब भी उतनी रोटी ना। तू कितनी रोटी खाती है? 2 करोड़ रोटी खाती है या 3 रोटी खाती है? अब मान लो तेरे पास करोड़ों रुपया महीने का आ जाएगा तो कितनी रोटी खाएगी? नहीं, पर अगर बड़ी होगी तो 2 से 4 तक पहुंच जाओगे। मतलब जितनी भी भूख लगेगी उतनी तो खाएगी ना। इसलिए तो नहीं कि मेरे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो मैं ज्यादा खाऊंगी। ऐसे ही इस दिमाग से आप बहुत अपने पेट की जरूरत से 1000 गुना ज्यादा भी पैसा कमा सकते हो। तो इसको आप एसेट की तरह यूज कर सकते हो, अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन और माइंड। ब्रेन और माइंड में अलग दोनों में डिफरेंस होता है, वो बाद में बात करेंगे। पर इन दोनों का, ब्रेन का इस्तेमाल करके, माइंड का इस्तेमाल करके हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हमारी बॉडी में लाइबिलिटीज क्या है? पेट। और एसेट क्या है हमारी बॉडी में? दिमाग। ठीक है, दिमाग एसेट है, पैसा कमा सकता है, सोचता है और इसकी लाइबिलिटीज के लिए भी इंतजाम करता है। पर पेट हमारी लाइबिलिटीज है। मान लो दिमाग नहीं है और पेट है तो पेट लाइबिलिटी होता है। गधे बन जाएंगे बेचारे मजदूर, नहीं उनका दिमाग खुला हुआ, उन बेचारों के पास में नहीं इतनी एजुकेशन मिली, इतनी सुविधाएं नहीं है, वो बेचारों को मालूम ही नहीं कि वो 10,000 रुपए का काम बेचारे 200 रुपए की दिहाड़ी पे कर देते हैं। नहीं है ना दिमाग। बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े दिमागदार लोग, अमेज़न क्या कर रहा है? ये सारे लोग यही तो कर रहे हैं। ये लोगों से थोड़े थोड़े कम कीमत में सामान लेते हैं, उसको बढ़िया बढ़िया करके, दिमाग लगा के, उसके ऊपर बड़े से शोरूम के अंदर रख के, वो बेचारे से उसको लेबर दी है 200 रुपए और उसको शोरूम, मॉल के शोरूम के अंदर रख के बेच दिया 10,000 रुपए का। इसकी वजह से उसने 200 रुपए में क्यों बना दिया? उसके पास ये नहीं था। जिन के पास ये था वो 200 रुपए करे, तेरे को क्यों दे? हम आगे जाके सीधा 1000 रुपए का खुद बेचेंगे। उसका भी फायदा और खरीदने वाले का भी फायदा है ना, उसको सस्ता मिल गया। ये दिमाग, इसको बोलते हैं दिमाग। तो दिमाग एसेट है, पेट हमारा लाइबिलिटीज है, मकान हमारा हर सूरत में लाइबिलिटीज है। अगर मकान आपके पास मान लो बेपना पैसा पड़ा हुआ है या प्रॉपर्टियां पड़ी है, आपने उसमें मकान बना के रह लिया, तो आपके लिए वो एक बहुत माइनर लाइबिलिटीज रहेगी, उसकी मेंटेनेंस के नाम पे, उसके बिजली के बिल वगैरह के नाम पे। पर आप मकान खरीद के उसमें खुद रह रहे हो और उसको बहुत बड़ी EMI दे रहे हो या वो सब दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटीज है। और ऐसी लाइबिलिटीज है कि आप उसको 15 साल तक भरते रहोगे, क्योंकि कोई भी लोन जो है 10 से 15 साल से कम तो कोई लेता ही नहीं है घर का। ठीक है, तो ये बात समझ लेना। एसेट क्या होता है? जिससे पैसे आपके पास आते हैं। हाँ, और लाइबिलिटीज क्या होता है? जिससे पैसे जाते हैं। जिंदगी में अपना पैसा किन चीजों में डालोगे ऐसे और किन चीजों में नहीं डालोगे? लाइबिलिटी में। और अभी फोन तुम्हारे लिए अभी लाइबिलिटीज है, पर तुम उस फोन को फोन से सीखते हो तो वही फोन तुम्हारे लिए इस एसेट को बढ़ाने का काम करेगा, तो वो भी एसेट हो गया। उसी फोन की वजह से अगर कल को इसकी वजह से, जो तुमने सीखा इसकी वजह से तुम कमाने लग गए, तो वो फोन तुम्हारे लिए एसेट का काम कर सकता है। पर तुमने इधर उधर के वीडियो, टिकटॉक और ये सब देख देख के अपना टाइम वेस्ट किया, वो फोन तुम्हारे लिए लाइबिलिटीज ही रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसेट और लाइबिलिटीज। हमेशा अपना पैसा एसेट में डालोगे बढ़ेगा, लाइबिलिटीज में डालोगे घटेगा।
और मकान हमारे लिए लाइबिलिटीज है। इसके लिए हम आने वाले, जब हमारी आज 10वीं क्लास है, जब हमारी लगभग 50 क्लासें पूरी हो जाएंगी ना, तो 50-60 क्लासों के बाद में हम कुछ ऐसे चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि तब तक तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुल चुका होगा, तब मैं तुम्हें ज़्यादा आसानी से समझा पाऊंगा कि मकान की डिटेल बताऊंगा, या मनी और करेंसी में क्या डिफरेंस होता है। लोगों को नहीं मालूम मनी और करेंसी में डिफरेंस क्या होता है, लोगों को एसेट लाइबिलिटीज के कंफ्यूजन तो हमने काफ़ी हद तक क्लियर की है, लोगों को अपने मकान के फायदे। अभी एक चीज़ एजुकेशन सिस्टम के बारे में मेरे दिमाग में और आ रही थी, यार ये लोग इतना सब कुछ जानते हैं, मेरी बात की भी मैं काफ़ी पॉइंट सही बोल रहा हूँ, मैंने 3-4 साल इसके ऊपर मेहनत करी है, उसके बावजूद फैसला लिया है, फैसला लिया है कि भी मैं तुम्हारे को स्कूल में नहीं भेजूंगा। तो ये लोग मेरे को नकार तो नहीं रहे हैं, पर एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रहे, मतलब कि यार बात सही है, हम गलत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी। उसमें मुझे मालूम पड़ा कि हम लोग जानवरों की ही तो एक प्रजाति है ना, जानवरों से तो आए हैं, तो हमारी कंडीशनिंग भी वैसी है। फिर दूसरा क्या है कि इन लोगों ने, अगर ये मेरी बात को सीधा सीधा मान ले तो ये ठगे हुए महसूस करेंगे, क्योंकि मेरी बात को मानने का मतलब है जो इतने साल लाखों रुपया खर्च किया, जो इतने साल आंखें फोड़ फोड़ के पढ़ाइयां करी, और अगर मेरे जैसे की बात मान ली तो वो तो सब बेकार हो गया, तो ये तो बेवकूफ बन गए। तो अपने आप को बेवकूफ क्यों बनाएंगे ये? तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने से बढ़िया अपने झूठे भ्रम में जीने से बड़ी मजा लेने का ही इनके पास एक तरीका है कि मेरी बात को खारिज कर दो, नहीं नहीं यार ठीक है। एक बात ये और बोलेंगे, अगर ये इतना ही सही है तो सारी दुनिया पागल है क्या? तो भाई मेरे को तो मालूम नहीं कि इस किताब में लिखा है कि ज्यादा लोग अगर कोई काम करेंगे तो वो सही हो जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि अगर 10 में से 9 लोग एक काम करें तो सही हो जाएगा। एक आदमी भी सही हो सकता है, 9 लोग भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनको पढ़ाई ने इतना कमजोर बना दिया है कि ये सच जानते हुए भी उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, डरते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इनके अंदर हिम्मत नहीं है अपने सच का सामना करने की। और ये लोग ठगा हुआ तो महसूस करेंगे, अपने लिए बेवकूफ बन गए, फिर ये दोबारा फिर बेवकूफ बन रहे अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में डाल के। अगर ये मेरी या मेरे जैसों की किसी की भी बात को सपोर्ट करते हैं या मान लेते हैं तो इसका क्लियर ये बात है कि यार ये तो कहेंगे कि यार हम तो बेवकूफ बने और हम अब भी बन रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों को भी हम भेज रहे हैं, है ना। हम क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है इनके पास? क्योंकि इनको लायबिलिटीज के लिए पैसा चाहिए, इनको कार खरीदनी है, इनको बंगला खरीदना है, इनको सोना खरीदना है, इनको फ्यूचर प्लानिंग करनी है। तो ये दोनों तरफ से अपनी पेट खुद ही बजा रहे हैं, खुद लाइबिलिटीज में कमाने में फंसे हुए हैं। वो जो लाइबिलिटीज कभी भी बढ़ के नहीं मिलेगी, घटेगी, और उधर से अपने बच्चों को स्कूल में डाल रखा है, वो एक अलग लाइबिलिटीज है। और वो बच्चों का जो दिमाग जो एसेट बन सकता है उसको भी लाइबिलिटीज बना रहे हैं, और खुद तो बने ही बने। तो ये इस वजह से ना ये मेरे जैसों की बात नहीं मानेंगे, पर हम उनके लिए नहीं कर रहे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों तक है, मैं तुम दोनों को जो सही बता सकता हूँ वो बताऊंगा। हम लोग पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा रहे, हम सीखने के लिए जाते हैं। तो स्कूल में हमें सीखने को नहीं मिल रहा था, आपका सीखना जरूरी है। आप स्कूल के अंदर बैठ के सीखो, स्कूल के बाहर बैठ के सीखो, जंगल में सीखो, शहर में सीखो, सीखना जरूरी है। तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम सीख रहे हो, और बहुत सारी चीजें तुम मुझे सिखा रहे हो पता कर करके, है ना। हम ये फोन को एसेट बना सकते हैं, हम इसको सीखने की मशीन बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे सीखने की मशीन, है ना। इसके लिए पहले के जमाने चले गए कि आपको किताबें खरीद के लानी पड़ती थी, लाइब्रेरी में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती थी, घर का एड्रेस लिखवाना पड़ता था, तब जाकर के एक किताब मिलती थी। आज आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, कोई भी किताब की ऑडियो बुक सुनना चाहो ऑडियो बुक सुन सकते हो, समरी सुन सकते हो, आप उसका बुक्स को रिटर्न में पढ़ सकते हो। तो अब वो जमाने चले गए। अब देश गूगल पे मैंने एक बार एक बुक के लिए सर्च मारा, वो तो मिलती नहीं पर। हाँ, तो वो और जगह मिल जाएगी, जरूरी नहीं कि गूगल पे अवेलेबल हो। वो पता करो कि अवेलेबल क्यों नहीं है, कौन सी लैंग्वेज में तूने सर्च मारी, उसकी ऑडियो बुक मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी। मुझे उस बुक का नाम बताना, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई। जिंदगी में पैसा एसेट में डालना है, लाइबिलिटीज में नहीं डालना है। बहुत सारी तकरीबन आपके आसपास 90% चीजें लाइबिलिटीज होती हैं, ओनली 10% चीजें ही एसेट होती हैं। सबसे बड़ा एसेट होता है आपका ब्रेन, दिमाग, ठीक है। ये सबसे बड़ा एसेट है जो हर घड़ी में, हर समय, दुनिया के हर कोने में तुम्हारे साथ चलेगा। लोग बोलते हैं ना सोना जमीन से अच्छा सोना है, सोना तो साथ ले। सोना भी कोई लूट सकता है, पर कोई तुम्हारा दिमाग नहीं छीन सकता, तुम्हारी जो हिम्मत है वो नहीं छीन सकता, वो तुम्हारे साथ ही चलेगी। उसको छीनने के लिए उसको तुम्हें जान से मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ देगा, है ना। तो दिमाग से बढ़िया एसेट कोई हो सकता है? तो हम तो उसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो दिमाग एक एसेट है और हम दिमाग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिमाग के अलावा सब कुछ लाइबिलिटीज है। सोना जी महीने में, साल में 10% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा। अरे भैया वो बढ़ेगा, पर अगर यहाँ एसेट नहीं है तो तुम उसको पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट कर दोगे, है ना। कोई लूट के ले जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो
तो हम शेयर खरीदते जैसे हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एसेट हुआ। हाँ, वो एसेट है, वो एक एसेट है। और अगर तभी कोई कंपनी बंद हो गई अचानक से, देखो उस कंपनी का बंद होना और उस कंपनी का बढ़ते रहना, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस है। आप जब इन्वेस्टिंग करने जाते हो, इन्वेस्टर बनते हो, जब आप पैसा निवेश कर रहे होते हो, इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तो कोई भी कंपनी उसमें से बंद भी हो सकती है। आपका कोई आदमी आपको लूट भी सकता है, आपके घर में आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोरोना भी तो आया ना। पर इसीलिए कहा जाता है कि पोर्टफोलियो बना के चलना पड़ता है, पैसा कभी भी एक जगह पे नहीं डालना पड़ता। तो क्या है कि आपने 10 कंपनियों में डाला, अब 10 की 10 तो एक साथ नहीं बंद हो सकती ना। तो 2 कंपनियां बंद हो गई तो संभावना है कि कोई 1-2 कंपनी बहुत ज्यादा भी बढ़ जाए। तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। वो आगे जाके बात करेंगे 50-100 क्लासेस के बाद। ये डिसाइड नहीं है कि वो एसेट है या लायबिलिटी है। नहीं, शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट है। अगर वो शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आपका एसेट है। कोई आपने गलत कंपनी का शेयर खरीद लिया और वो घाटे में जा रहा है तो वो आपके लिए लायबिलिटीज है। वो बाद में ऊपर चले गया तो वो वापस है। तो सबसे बड़ा एसेट ये है, ये डिसाइड करेगा मुझे कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है ना। तो ये चीज हो गई और आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक मिनट, एक सवाल। अगर हमारे पास सेफ दिमाग है पर गलती से ही गलत शेयर लिया है तो हम उस गलती को सुधार सकते हैं ना। देखो जिंदगी में कोई भी गलती आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो गलती आपको एक सबक सिखा के जाती है, एक एक्सपीरियंस देती है। वो गलती ने आपको नुकसान करवाया पर उस नुकसान की वजह से आपको एक सबक मिल गया कि अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, है ना। तो वो गलती, और दिमाग में अगर इन्वेस्ट किया तो पहली बात गलती होगी नहीं। दूसरा, अगर दिमाग में इन्वेस्ट किया है और अगर गलती हो गई तो दिमाग क्या करेगा, उस गलती के एक्सपीरियंस से और ज्यादा शार्प हो जाएगा। कोई 1-2 घाटे, 1-2 नुकसान आपकी जिंदगी नहीं रोक सकते। कोई किसी का एक बिजनेस बंद हो गया, वो बर्बाद नहीं हो सकता। वो बर्बाद होगा जिस दिन उसका दिमाग का दिवालियापन होगा, जिस दिन उसमें दिमाग ही नहीं है। नहीं तो लोगों के 10-10 बिजनेस बंद होते हैं 65 साल की उम्र में या 62 साल की उम्र में। तो 62 साल 62 ईयर्स एज की या 65 ईयर्स एज की में तो किसी बूढ़े आदमी ने KFC शुरू कर दिया था, और KFC शुरू करने से पहले वो बहुत सारे बिजनेसेस में फ्लॉप हुआ था, बहुत सारे बिजनेस में फ्लॉप हुआ था। अरे फ्लॉप होना तो प्रोसेस है सक्सेस होने का। घाटा जो है वो वे है, वो रास्ता है फायदे का। घाटा नहीं होगा तो फायदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि घाटा आपको सबक सिखाता है बहुत सारा। ऐसा कोई भी दुनिया में आदमी नहीं है जो सीधे सीधे फायदे में ही गया होगा कभी भी। अगर ऐसा है, कोई इक्का दुक्का निकल आया तो समझ लेना धड़ाम से गिरने वाला है, क्योंकि उसने कभी घाटा तो झेलना सीखा ही नहीं। याद है तेरे, तू एक बार हिस्ट्री में तेरे नंबर बहुत कम आए थे, प्रिंसिपल ने तेरे को बुलाया था, तू रोने लग गई थी और मैं गया था, जिसने बोला प्रिंसिपल ने बुलाया। मैंने कहा तो क्या हुआ, कह रही वो मेरे नंबर कम आए। तो मैंने कहा क्या हो गया, एंजॉय करो, नंबर कम आए, नंबर ही तो है ना कम, तेरा दिमाग तो जिंदा है ना, तू तो समझदार है ना। नंबर कम आने से क्या होता है, नंबर थोड़ी डिसाइड करेंगे। एक A4 साइज का कागज थोड़ी डिसाइड करेगा कि तुम्हारे में कितना दिमाग है। मैं एक A4 साइज के कागज से डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। तो टेंशन नहीं लेने का। होमवर्क के नाम पे तुम एसेट में, तुम मुझे कम से कम 10 चीजें एसेट लिख के दिखाओगे, कौन सी चीजें एसेट है और 10 चीजें लाइबिलिटीज। हमारे आसपास हमारे सारी चीजों में से 10-10 चीजें, 10 भी नहीं, 10 कम हो जाएंगी, 15-15 चीजें। 15 एसेट के नाम लिखो, 15 लाइबिलिटीज के नाम लिखो। मैं चेक करूंगा उसमें कितना तुमने लाइबिलिटीज को एसेट में डाला है, कितना एसेट को लाइबिलिटीज में डाला है। और उसमें 5 चीजें ऐसी लिखना जो कंफ्यूजन है, जो कई लोग उसको एसेट समझते हैं पर वो होती लाइबिलिटीज है। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझ ले। लाइबिलिटीज को तो एसेट बहुत लोग समझते हैं, एसेट को लाइबिलिटीज नहीं समझते। नहीं समझते। उनको मकान एसेट दिखेगा, उनको गाड़ी लाइबिलिटीज है, प्योर लाइबिलिटीज है। बहुत सारे लोग गाड़ी को एसेट, अरे ऐड करते ना, ऐड टीवी में ऐड आती है, बहुत दिमागदार लोग ऐड बनाते हैं। किराए पे रहना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ये हम एक इसके लिए प्रॉपर हम आधे पौने घंटे की क्लास करेंगे। पर दुनिया के सारे अर्थशास्त्री कहते हैं मकान खरीदना सबसे बड़ी बेवकूफी है। मकान में इन्वेस्ट करना बेवकूफी नहीं है, पर मकान खरीद के रहना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी भी अर्थशास्त्री को, किसी भी आप उसको सुन सकते हो, ठीक है। टीवी में ऐड आती है, एक शाहरुख खान की ऐड आती थी, उसमें वो कहता है अपना घर तो अपना ही होता है। ये इमोशनल टच लाते हैं। एक ऐड आती थी कार की कि बारिश में वो भीग रहे हैं,
और वो एक फैमिली स्कूटर पे जा रही है, वो जाके रुकती है, फिर उधर देखती है वो कार में बैठे हुए मजे से वो स्कूटर वाले का मुंह उतर जाता है। तो तमाम स्कूटर वालों के अंदर ये भावना पैदा करी जाए कि अरे यार कार होनी चाहिए है। ऐसे ये एक ऐड आती थी होम लोन की टीवी में, उसमें वो किराए के मकान में जाते हैं, उसकी वो जो वाइफ होती है वो नेम प्लेट ठोकने लगती तो मना कर देता कि नहीं लैंडलॉर्ड डांटेगा। लिफ्ट में दिखाते हैं कि पड़ोसी उनसे बात नहीं कर रहे होते कि भी किराए पे रह रहे। ऐसी चीजें वो तुम्हारे दिमाग में डोज करते हैं ताकि तुम्हारे को मतलब अंदर से तुम्हारे अंदर एकदम जोश आ जाए और तुम जाके लोन लेकर के और घर खरीद डालो। ऐसे करके ये आने वाली पीढ़ियों को और आने वाले जिंदा लोगों के 10-10, 15-15 साल खराब करते हैं। हम यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, हमारे कॉन्फिडेंस में क्या कमी है? पूरे गांव में हमारे अलावा कोई किराए पे नहीं रहता, पर कहीं पे तुम्हें कभी किसी की रिस्पेक्ट में कमी दिखी? किसी ने तुम्हें कम रिस्पेक्ट दी? क्योंकि रिस्पेक्ट कोई किस आधार पे देगा वो तुम्हारी नॉलेज के ऊपर, तुम्हारे अपने बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई मूर्ख आदमी तुम्हारे मकान के अपने या ना अपने होने से डिसाइड करता है तो वो आदमी मूर्ख है, फिर तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। ठीक है, समझे? अब 15 चीजें एसेट, 15 चीजें लाइबिलिटीज और 5 चीजें ऐसी लिखोगे जिसको लोग लाइबिलिटीज को एसेट समझते हैं। ठीक है, ओके।